हेलो अफनान, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर साइंस क्लास, जिसमें आज हम लोग साइंस में अपना एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, ये भी एक चैप्टर है जो कि फिजिक्स सेगमेंट में आता है और PT2 में ये चैप्टर आने वाला है। ठीक है, तो फिजिक्स का एक चैप्टर हम लोग देख चुके हैं, तो आज दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और पिछला जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का, उसका यूज इस चैप्टर में होने वाला है। ठीक है, तो इस वजह से ही बायोलॉजी को बाद में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अभी अभी तुरंत ही हम लोग पढ़े थे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का, तो अभी उसका कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में है, तो उसी का यूज करते हुए ये चैप्टर हम लोग को थोड़ा सा आसानी पड़ेगी। वरना अगर बायोलॉजी बीच में ला देते तो थोड़ा सा उसको रिवाइज करने में थोड़ा समय लगता। ठीक है, तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं आज हमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ों को डिस्कस करना है। तो ये रही अपनी प्यारी सी PPT, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। और इसमें देखना कौन कौन सा टॉपिक है, तो है आज का पहला टॉपिक है द ह्यूमन आई। द ह्यूमन आई, और ह्यूमन आई में एक सब टॉपिक है द पावर ऑफ एकोमोडेशन। फिर आज का अपना दूसरा मेन टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड दियर करेक्शन, कि विजन में किस प्रकार का डिफेक्शन होता है, किस प्रकार की विजन हमारी खराब होती है और किस तरीके से हम उसका करेक्शन करते हैं। तो उसमें 3 सब टॉपिक हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। ठीक है, तो ये रहेगा अपना मेन टॉपिक। 2 मेन टॉपिक कवर करने हैं, पहले में एक सब टॉपिक है, दूसरे में 3 सब टॉपिक हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। इनको बहुत ही अच्छे तरीके से हमको समझना है, फुल कंसंट्रेशन के साथ भाई साहब यहाँ आइए, जिससे कि चीज़ों को बार बार ना पढ़ना पड़े, एक बार में ही सब कुछ एकदम क्लियर हो सके। ये चैप्टर नंबर 10, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। You have studied in the previous chapter about refraction of light by lenses। कह रहे हैं पिछले चैप्टर में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखा लेंसेज से। भाई हमारे मिरर से तो रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, लेकिन अपने लेंस से क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या है, जब हमारी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, तो उसे क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। You also study the nature, position and relative size of the images formed by lenses। और लेंसेज में हम लोग ये भी देखे थे कि आखिर हमारे इमेज का क्या नेचर होगा, क्या पोजीशन होगा, क्या उसकी साइज डिमिनिश्ड होगी, इनलार्ज होगी या सेम साइज की होगी। ये सबको भी बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है। हाउ कैन दीज आइडियाज हेल्प अस इन द स्टडी ऑफ द ह्यूमन आई। ये सब आइडियाज जो हम लोगों ने पढ़ा लेंस के बारे में, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, उनका क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है उनका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इन सब को पढ़ने का क्या उद्देश्य था, क्या हमारी ह्यूमन आई में ये किसी प्रकार से कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या। द ह्यूमन आई यूजेस लाइट एंड enables अस टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। इट हैज़ अ लेंस इन इट्स स्ट्रक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दे दी गई कि हमारे ह्यूमन आई जो होता है इसमें भी एक लेंस होता है। अब कौन सा लेंस होता है कि हम लोग जैसे जैसे आगे टॉपिक में बढ़ेंगे वैसे हम लोग जानेंगे कि हमारे आँखों में कॉन्वेक्स लेंस होता है या फिर कॉनकेव लेंस होता है। What is the function of the lens in human eye? How do the lenses used in spectacles correct defects of vision? Let us consider these questions in this chapter। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि ह्यूमन आई में कौन सा लेंस होता है, क्या उसका फंक्शन होता है और कैसे हमारी आँख की जो विज़न खराब होता है और उसको स्पेक्टेकल्स, चश्मे से किस तरीके से सही किया जाता है। ये सब चीज़ें हम लोग 1 by 1 इस चैप्टर में देखने चल रहे हैं। वी हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट लाइट एंड सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज़। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने जाना लाइट के बारे में, लाइट क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या लॉज होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या लॉज होता है। लाइट के बारे में काफ़ी अच्छी समझ हम लोग अपने पास रख रहे हैं इस समय। In this chapter, we shall use these ideas to study some of the optical phenomena in nature. We shall also discuss about rainbow formation, splitting of white light and blue color of the sky। तो इस चैप्टर में हम लोग वाइट लाइट का किस तरीके से स्प्लिट हो रहा है डिफरेंट कलर्स में, रेनबो का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि स्काई का कलर ब्लू कैसे होता है,
स्काई कलर ब्लू क्यों होता है, ये सब चीज़ें हम लोग अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये चैप्टर है, फिजिक्स वैसे भी होती है इंटरेस्टिंग। अब आज का अपना पहला मेन टॉपिक आता है द ह्यूमन आई। The human eye is one of the most valuable and sensitive sense organs. It enables us to see the wonderful world and the colors around us. तो ह्यूमन आई जो है ये मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है, मोस्ट सेंसिटिव एंड वैल्यूएबल पार्ट है हमारे किसका, बॉडी का। ठीक है, अगर ये ना हो तो समझ सकते हो ये दुनिया कैसी होगी, कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कुछ भी हमें समझ में ही नहीं आएगा। एक अंधे की ज़िंदगी क्या होती है, इसको ये तुम्हें इमेजिन करना हो तो अपनी आंख बंद करके चलना शुरू करो, अपनी आंख बंद करके सारे काम करना शुरू करो, तो तुम्हें पता चलेगा कितनी बोरिंग लाइफ रहती है आंख बंद करके काम करना। ठीक है, आंख जब खुली रहती है तो इस वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हैं, सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, उन सबको हम देख पाते हैं। ठीक, On closing the eyes, we can identify objects to some extent by their smell, taste, sound they make or by touch. It is however impossible to identify colors while closing the eyes. ठीक है, आइज ना रहे, आइज क्लोज रहे तो हम ऑब्जेक्ट को छू करके थोड़ी सी समझ पा सकते हैं, ऑब्जेक्ट को सूंघ करके उसकी स्मेल से हम जान सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा है। लेकिन कलर का ज्ञान जो होता है, कलर की नॉलेज जो होती है, वो हम सिर्फ और सिर्फ आंख खोलकर ही कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। Thus, of all the sense organs, the human eye is the most significant one as it enables us to see the beautiful, colorful world around us. तो सेंस ऑर्गन, जितने भी सेंस ऑर्गन हैं उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट, होते तो सभी इम्पॉर्टेंट है, किसी एक के बिना भी काम नहीं चल पाता है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हमारी होती है आई। द ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा। जो ह्यूमन आई है वो एक क्या है, कैमरा है, HD कैमरा है। इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड द रेटिना। इसका जो लेंस है, ये वाला जो लेंस है, देखो क्रिस्टलाइन लेंस लिखा हो ना, ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको लेंस बोल रहे हैं। तो लेंस है, इस लेंस की हेल्प से जब लाइट एंटर करती है तो यहाँ पर रेटिना पर क्या बनाती है, इमेज बनाती है। लिखा हुआ है ना, इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड द रेटिना। लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। अब देखो लाइट कहाँ से एंटर कर रही है, क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, देखते हैं। लाइट कहाँ से एंटर कर रही है, अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। कॉर्निया से लाइट एंटर कर रही है, कॉर्निया से लाइट क्या हो रही है, एंटर कर रही है। ठीक है, कॉर्निया से लाइट एंटर कर रही है। कॉर्निया हमारा क्या है, इस तरीके का जो ऊपर वाला पार्ट होता है। ठीक है, ये क्या है, कॉर्निया। इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल एज शोन इन फिगर 10.1। हमारे जो आई बॉल है, इसके ऊपर एक सबसे पहली परत हमको मिलती है थिन, बहुत ही पतली, उसी को ट्रांसपेरेंट बल्ज जो है, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉर्निया। द आई बॉल इज अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप विद अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। जो हमारा आई बॉल है, इसका जो डायमीटर है ये 2.3 सेंटीमीटर है, ये ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप की है। Most of the diffraction for the light rays entering the eye occurs at the outer surface of the cornea. मतलब कॉर्निया से ही ज़्यादातर लाइट रेज का रिफ्रैक्शन शुरू हो जाता है। The crystalline lens merely provides the finer adjustment of focal length required to focus objects at different distances on the retina. और उसके बाद हमारे कॉर्निया के पीछे ही क्या होता है, अपना क्रिस्टलाइन लेंस होता है। जो आई का लेंस होता है वो क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट की इमेज को फोकस कराने की जिम्मेदारी उसकी रहती है। किस तरीके से ऑब्जेक्ट को फोकस कराया जाए, कहाँ पे, रेटिना पर, जिससे कि माइंड क्या हो सके, जो ब्रेन है, उस जो भी इमेज बन रही है उसकी मीनिंग निकाल सके। वी फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग आइरिस कहते हैं। आइरिस देखो यहाँ पर बना हुआ है, आइरिस यहाँ पर इंडिकेट किए कि आइरिस क्या है।
तो कॉर्निया के पीछे हमारा आइरिस होता है। आइरिस इज डार्क मस्कुलर डायफ्रागम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपल। आइरिस क्या करता है, प्यूपिल की साइज को एडजस्ट करता है। द प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। प्यूपिल का काम क्या है कि उसके पास कितनी लाइट आ रही है, लाइट को एडजस्ट करना। कभी देखो हम आँख को एकदम बंद कर देते हैं, क्यों बंद करते हैं? जब तेज़ लाइट आती है तो हम आँख को क्या करते हैं, थोड़ी सी क्लोज करते हैं। तो ये आइरिस काम कर रही है। आइरिस अलाउ करती है कि वो अपनी साइज को कम छोटा करेगी। किस लिए? क्योंकि लाइट कभी कम एंटर करवानी है, कभी ज़्यादा एंटर। द आई लेंस फॉर्म एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो आई लेंस है वो इन्वर्टेड और रियल इमेज, ऑब्जेक्ट की रियल इमेज रेटिना पे फॉर्म कराती है। इन्वर्टेड मतलब झुका हुआ, ठीक है। पेड़ की जो इमेज हमारे में बन रही है हमारे रेटिना पर, वो कुछ इस तरीके से बन रही है। ऑब्जेक्ट इस तरीके सा है लेकिन रेटिना पर इस तरीके से इमेज बन रही है। द रेटिना इज डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। हमारे रेटिना क्या है, रेटिना के पास लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, मतलब ऐसे सेल्स जो लाइट के प्रति सेंसिटिव हैं। यदि उन तक लाइट पहुंचती है तो वो उसको क्या करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, समझ पाते हैं, ठीक है। द लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट्स एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और ये रेटिना क्या करता है, रेटिना के पास जो लाइट सेंसिटिव सेल हैं, जब इसके पास लाइट पहुंचती है, लाइट एलिमिनेट होती है, तब ये क्या करता है, उस लाइट जो आ रही है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है कि रेटिना के पास जो रेटिना के पास लाइट सेंसिटिव सेल हैं, जैसे उस पर कुछ इल्यूमिनेशन होता है, कुछ इमेज बनती है, वो उसको कन्वर्ट किस में करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है। दीज सिग्नल्स आर सेंट टू द ब्रेन वाया द ऑप्टिक नर्व। और ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट कर रहा है हमारे लाइट सेंसिटिव सेल्स, ये ऑप्टिक नर्व से होते हुए ब्रेन तक पहुँचे हैं। ऑप्टिक नर्व कहाँ है, ये है ऑप्टिक नर्व अपना, ठीक है। यहाँ से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो रेटिना जनरेट कर रहा है वो ऑप्टिकल नर्व से होते हुए कहाँ पहुँचते हैं, ब्रेन पर। द ब्रेन इंटरप्रेट्स दीज सिग्नल एंड फाइनली प्रोसेस द इंफॉर्मेशन सो दैट वी परसीव ऑब्जेक्ट एज दे आर। और उसके बाद ब्रेन क्या करता है, इंटरप्रेट करता है उस सिग्नल को, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कि आखिर क्या चीज़ें हैं। और उसके बाद हम जो चीज़ों को देखते हैं तब हम देख पाते हैं, तब हम उसकी मीनिंग दे पाते हैं। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, जो इतना लंबा प्रोसेस हो रहा है कि इमेज रेटिना पे बन रही, फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट कर रहे हैं, फिर ऑप्टिक नर्व से होते हुए ब्रेन के पास जा रहे हैं, ये मिली सेकेंड्स से भी कम का काम होता है हमारी आई के लिए। आई ने जैसे देखा, आई के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट है, तुरंत ही उसकी इमेज फॉर्मेशन होती है रेटिना पर, तुरंत ही वहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाते हैं ऑप्टिक नर्व से होते हुए ब्रेन पर, और ब्रेन तुरंत बता देता है कि भाई साहब क्या है, ठीक है। फटाफट काम होता है, फटाफट से भी ज़्यादा तेज काम होता है। अब अपना मेन टॉपिक का पहला सब टॉपिक आ रहा है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या चीज़ है, देखते हैं भाई। The eye lens is composed of fibrous jelly-like material. Its curvature can be modified to some extent by the ciliary muscle. कह रहे हैं जो हमारा आई लेंस है, जो हमारा आई लेंस तुम बताएं ना, आई लेंस किस तरीके का दिखता है, आई लेंस ये है, जिसको हम लोग सिलियरी मसल भी कह रहे हैं। तो सिलियरी मसल को ये जो है, ये क्रिस्टलाइन लेंस है ना अपना, ये क्रिस्टलाइन लेंस है, इसको क्रिस्टलाइन लेंस बोल रहे हैं। इसको थोड़ा सा क्या करता है, सिलियरी मसल जो आ रही है, सिलियरी मसल्स यहाँ पर जो बनी हुई है, ठीक है, ये सिलियरी मसल क्या करती है, इसको रेगुलेट करती है कि क्रिस्टलाइन लेंस को छोटा बड़ा करेगी। देखो यहाँ पर द आई लेंस इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल, इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय द सिलियरी मसल्स। जो हमारे क्रिस्टलाइन लेंस हैं, इनको रेगुलेट करने का कुछ हद तक रेगुलेट करने का हक किसको है, सिलियरी मसल को है। सिलियरी मसल ऊपर नीचे हैं। द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन थस चेंज इट्स फोकल लेंथ। और ये जो सिलियरी मसल हैं, ये हमारे आई लेंस का फोकल लेंथ को चेंज करती हैं, इसको छोटा और बड़ा करके।
व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड, हम लोग आंख बंद करते हैं ना, कभी थोड़ा सा बंद करते हैं आंख, कभी पूरी खोल लेते हैं, जब कुछ नहीं दिखाई देता तो लंबा थोड़ा खोलते हैं। व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड द लेंस बिकम थिन, जब मसल्स एकदम रिलैक्स, एकदम अच्छा अच्छा दिखाई दे रहा है, आंख को कुछ स्ट्रेन नहीं पड़ रहा, आंख पर कुछ मतलब दिक्कत नहीं बन रही, आराम से हम लोग देख ले रहे हैं, तो लेंस उस समय थिन रहता है, लेंस उस समय पतला सा रहता है। थस इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेस, जब लेंथ थिन रहेगा, बहुत ध्यान से समझो, यहाँ पर हर एक लाइन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है। लेंस जब थिन रहेगा मतलब उसके सिलेरी मसल एकदम रिलैक्स रहेगा, उस पर कोई स्ट्रेन, उस पर कोई स्ट्रेन, उस पर कोई मतलब दर्द वर्द नहीं होगा, ठीक है, उसको कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, एकदम रिलैक्स है, तो वो इस समय लेंस क्या रहेगा, एकदम थिन रहेगा। और लेंस थिन रहेगा तो फोकल लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, हम ज़्यादा दूर तक की चीज़ें देख पाएंगे। दिस इनेबल्स अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, इससे क्या होगा, हम दूर की चीज़ों को क्लियरली देख पाएंगे। When you are looking at objects closer to the eyes, the ciliary muscles contract. जब तुम पास की चीज़ें कुछ देखते हो, एकदम पास की चीज़ें कुछ देखते हो, तो सिलेरी मसल क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, और सिलेरी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो हमारा आई लेंस जो है वो थिन नहीं थिक होगा, थोड़ा सा मोटा होगा, उससे क्या होगा, हमारा फोकल लेंथ डिक्रीज होगा। भाई ऑब्जेक्ट एकदम पास में है तो फोकल लेंथ भी एकदम पास में होगी, ठीक है। This increases the curvature of the eye lens. The eye lens has then become thicker. Consequently, the focal length of the eye lens decreases. और जैसे ही हमारा लेंस थिकर होगा, लेंस मोटा होगा, सिलेरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से तुरंत हमारी फोकल लेंथ जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी आई लेंस की। दिस एनेबल्स टू अस टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, मतलब देख रहे हो सिलेरी मसल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। कभी ये रिलैक्स हो रही है जब हमको दूर की चीज़ें देखनी पड़ रही है, जब हमको पास की चीज़ें देखनी पड़ रही हैं तो सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, जिससे हमारा आई लेंस थिक हो रहा है, फोकल लेंथ डिक्रीज हो रही है, तब हम पास की चीज़ों को अच्छे से देख पा रहे हैं। दूर की चीज़ें देखना है तो सिलेरी मसल रिलैक्स हो जा रही है, रिलैक्स होने पर वो आई लेंस क्या करती है, थिन कर देती है, थिन करने से फोकल लेंथ बढ़ जाती है और हम दूर की चीज़ों को अच्छे तरीके से देख पाते हैं। भाई साहब, ये जो आई लेंस की एबिलिटी है, आई लेंस की एबिलिटी है कभी थिन हो जाना, कभी थिक हो जाना, कभी मोटा हो जाना, कभी पतला हो जाना, इसी को पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। यही देखो यहाँ लिखा है, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। एकोमोडेशन कुछ और नहीं, फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। फोकल लेंथ कैसे एडजस्ट करेगी, जब लेंस थिक और थिन होगा तब वो अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करेगी। However, the focal length of the eye lens cannot be decreased below a certain minimum limit. ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि फोकल लेंथ को हम कुछ भी चेंज कर दें, एक मिनिमम लेवल तक ही फोकल लेंथ को हम क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। वो क्या है, वो क्या है हम लोग देखेंगे। एक मिनट रुकिए जरा। ठीक है, ट्राई टू रीड। हम लोग यहाँ पे ये बात कर रहे थे कि आई लेंस की फोकल लेंथ को एक मिनिमम लिमिट, एक लिमिट होती है, उसके नीचे हम लोग डिक्रीज नहीं कर सकते फोकल लेंथ को। वो सब क्या है अभी देखेंगे। ट्राई टू रीड अ प्रिंटेड पेज बाई होल्डिंग इट वेरी क्लोज टू योर आईज। अपने आई के एकदम पास में अपनी बुक लेकर के आओ, तुम देखोगे तुम उसको पढ़ नहीं पाओगे। यू मे सी द इमेज बीइंग ब्लर्ड और फील स्ट्रेन इन द आई। तुम देखोगे जो इमेज एकदम ब्लर हो गई हैं, और यदि उसको पढ़ने की कोशिश तुम कर रहे हो तो तुम्हारे आई में स्ट्रेन हो रहा है, दिमाग में भी दर्द होना शुरू हो जाएगा। टू सी एन ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली यू मस्ट होल्ड इट एट अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईज। यदि चीज़ों को क्लियर देखना चाहते हो तो लगभग एक हेल्दी आई के लिए क्या है, 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की और आई के बीच। The minimum distance at which object can be seen most distinctly without strain is called the least distance of distinct vision. एक ऐसी मिनिमम डिस्टेंस जो कि हमारी आइज बिना किसी स्ट्रेन के, बिना किसी दर्द सिकवे के आराम से देख सके, तो उसको कहते हैं हम लोग क्या, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और वो क्या है, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए ऑब्जेक्ट को क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेन।
अपनी आई पर कोई दबाव ना पड़े, कोई दर्द ना हो, तो वो कितना होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई, इसको नियर पॉइंट ऑफ द आई भी कहते हैं। फॉर अ यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन द नियर पॉइंट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। एक जो हेल्दी एडल्ट है, अच्छा खासा एडल्ट है और हेल्दी आईज है उसकी, तो उसका उसका नियर पॉइंट क्या होगा 25 सेंटीमीटर। The farthest point up to which the eye can see objects clearly is called the far point of the eye. फार पॉइंट क्या होगा, नियर पॉइंट तो 25 सेंटीमीटर हो गया, कि 25 सेंटीमीटर से अगर कम डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट और आई के बीच में, ऑब्जेक्ट और आई के बीच में, तब हम चीज़ों को सही तरीके से नहीं देख पाएंगे, वो ब्लर रहेगा, और या तो देखने का पढ़ने का प्रयास करेंगे तो हमारी आंख पर क्या होगा, दर्द होगा, आंख पर स्ट्रेन पहुंचेगा। ठीक है, तो उसको नहीं पहुंचाना है, 25 सेंटीमीटर तक ही रखना है। सवाल उठता है कि फार पॉइंट क्या होगा सर, तो फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी। हम कहाँ तक देख सकते हैं, इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। यदि रास्ता क्लियर हो, रास्ते में कुछ पेड़ वेड़ ना आए, तो हम बहुत दूर तक देख सकते हैं। तुम कहोगे सर जी कैसे देख सकते हैं बहुत दूर तक, तो भाई साहब चंदा सूरज देख लेते हो ना, चंद्रमा को देख लेते हो, सूरज को देख लेते हो, भाई साहब बहुत दूर है वो। ठीक है, इतना दूर है कि इमेजिन नहीं कर सकते हो तुम, इतना दूर है। उसको कैसे देख पा रहे हो, क्योंकि भाई हमारे पास आई के पास पावर है बहुत दूर तक दिखने की। इसका फार पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी। यदि कुछ बीच में ऑब्स्टिकल्स ना आए तो हम बहुत दूर तक देख सकते हैं, दिल्ली तक देख सकते हैं। ऐसे पहले पहले लोग क्वेश्चन पूछते थे, दिल्ली दूर है कि चांद दूर है, तो लोग बताएं दिल्ली। क्यों, क्योंकि बोलते थे चांद को तो हम देख सकते हैं, हर रात देखते हैं, लेकिन दिल्ली को नहीं देख पाते हैं। लेकिन है उल्टा, हमारे और चांद के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है दिल्ली से, बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो दिल्ली को क्यों नहीं देख पाते हैं, दिल्ली नॉट बिल्ली, दिल्ली अपने भारत देश की राजधानी, उसको क्यों देख पाते हैं, क्यों नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमारे और उसके बीच में कई सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, पहाड़, नदियाँ, पर्वत, घर, मकान बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हमारे और चंद्रमा के बीच में नहीं है, इस वजह से चंद्रमा को देख पाते हैं। तो फार पॉइंट हमारी आई क्या होगा, इन्फिनिटी। It is infinity for normal eye. You may note here a normal eye can see objects clearly that are between 25 centimeter and infinity. तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि यदि ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर से लेकर के इन्फिनिटी तक रखा रहेगा, तब हम उसको क्लियरली देख पाएंगे विदाउट एनी स्ट्रेन। समटाइम्स द क्रिस्टलाइन लेंस कुछ और नहीं, हमारे आई का लेंस है, ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी। कह रहे हैं कभी कभी क्या होता है, जिस तरीके से लोग बुढ़े होते जाते हैं तो उनकी जो आई लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस है, वो मिल्की, दूधिया रंग की और क्लाउडी हो जाती है। ऐसा क्यों, दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरैक्ट, इसको क्या कहते हैं, कैटरैक्ट, कैटरैक्ट। दिस कॉजेज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, इट इज पॉसिबल टू रिस्टोर विजन थ्रू अ कैटरैक्ट सर्जरी। तो इससे क्या होता है, कैटरैक्ट बीमारी जो होती है, इससे हमारी हम या तो पूरा ही नहीं देख पाते हैं या तो थोड़ा बहुत देख पाते हैं। ठीक है, तो ये सही हो सकता है कैटरैक्ट सर्जरी से। अब आते हैं आज के अपने दूसरे टॉपिक पर, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड दियर करेक्शन। किस तरीके से विजन में डिफेक्शन होता है, किस तरीके से विजन में कुछ डिफेक्ट होता है, हमें दिखाई नहीं देता है, और उसका करेक्शन किस तरीके से करते हैं डॉक्टर्स लोग। समटाइम्स the eye may gradually lose its power of accommodation. Power of accommodation, ठीक है, यदि किसी की आई किसी को सही तरीके से नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उसका आई लेंस जो है वो अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, साइंस की भाषा में समझ लो, यदि कोई किसी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पा रहा है, कहते हैं मैं अब दूर की चीज़ें नहीं देख पाता हूँ, मैं पास की चीज़ें नहीं देख पाता हूँ, इसका साफ सीधा मतलब है कि उसका जो आई लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। कहाँ पर, रेटिना पर। भाई फोकस कहाँ होना चाहिए, रेटिना पर होना चाहिए, तभी तो चीज़ें दिखाई देंगी। रेटिना के आगे पीछे होगा तो चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। तो उसी को फोकस कराने के लिए डॉक्टर्स क्या देते हैं, चश्मा दे देते हैं कि भाई साहब ये तुम लेंस लगाओगे तो तुम्हारा फोकस रेटिना पर बन जाएगा, और रेटिना पर जब कोई ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी तब भाई साहब दिखाई देगा तुम्हें। इन सच कंडीशन अ पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली एंड कंफर्टेबली। और जब उसका पावर ऑफ एकोमोडेशन की जो मतलब एबिलिटी है, जो एबिलिटी है फोकल लेंथ को इंक्रीज डिक्रीज करने की, वो अगर लूज हो जाती है तो भाई साहब फिर लोग चीज़ों को सही तरीके से
क्लियरली नहीं देख पाते हैं। द विजन बिकम्स ब्लर्ड टू द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ द आई। तो हमारी जो विजन है वो क्या होती है, डिफेक्ट हो जाती है, वो खराब हो जाती है, उसमें सही तरीके से रिफ्रैक्टिव मतलब रिफ्रैक्शन सही तरीके से नहीं होता है। हमारी आई लेंस में रिफ्रैक्शन सही तरीके से नहीं होता है। रिफ्रैक्शन कुछ और नहीं, लाइट रेज का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होना है, ठीक है। एयर से वो आई के अंदर एंटर कर रही है जेली लाइक स्ट्रक्चर में। देयर आर मेनली 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो 3 मेन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट हैं अपनी विजन के, अपनी आई के। वो क्या हैं? फर्स्ट, मायोपिया और नियर साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस एंड प्रेस बायोपिया। 3 प्रकार की बीमारी है आँख की जब हम नहीं देख पाते हैं। पहला मायोपिया, जिसको नियर साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं। हाइपरमेट्रोपिया दूसरा है, जिसको फार साइटेडनेस के रूप से भी जानते हैं हम लोग नाम से। और तीसरा है प्रेस बायोपिया, जिसको सिर्फ एक ही नाम से जानते हैं। दीज डिफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड बाय द यूज ऑफ सुटेबल स्फेरिकल लेंसेज। इन सब डिफेक्ट को हम अच्छा कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं जब हम लोग स्फेरिकल लेंसेज यूज करते हैं। अब कौन सा स्फेरिकल लेंस यूज करना पड़ेगा ये डॉक्टर्स बताते हैं, ठीक है। आज तुम्हें भी थोड़ा बहुत डॉक्टर हम बना ही देंगे कि कब तुम कॉन्वेक्स लेंस दोगे पेशेंट को, कब तुम कॉनकेव लेंस दोगे उसे पेशेंट को, कि उसकी आई सही तरीके से, उसकी आई लेंस जो है वो सही तरीके से फोकस कर सके रेटिना पर। वी डिस्कस बिलो दीज डिफेक्ट्स एंड देयर करेक्शन। नीचे हम लोग डिस्कस किए हैं। आता है अपना दूसरे मेन टॉपिक का पहला सब टॉपिक, मायोपिया। मायोपिया बहुत ध्यान से भाई साहब देखना है यहाँ पर, ठीक है। मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। मायोपिया का एक और नाम है नियर साइटेडनेस। अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। कहने का मतलब है मायोपिया का नाम क्या है, एक और नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस में क्या होती है, हम पास की चीजों को तो बहुत ही अच्छे तरीके से देखें एकदम क्लियरली, लेकिन जो दूर की चीजें होती हैं उनको देखने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। मतलब मायोपिया जिसको बीमारी होगी वो दूर की चीजें नहीं देख पाएगा, पास की चीजें देख लेगा। नियर साइटेडनेस का दूसरा नाम है। नियर साइटेडनेस मतलब नियर की चीज देख लेना, दूर की चीज नहीं देख पाना। अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज अ फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी। बहुत ध्यान से रखो। अब थोड़ा सा साइंस की बात कर लेते हैं लोग। ऐसे पर्सन जिसको मायोपिया डिफेक्ट होता है तो इसका जो फार पॉइंट होता है, फार पॉइंट मतलब फारदेस्ट पॉइंट। एक नॉर्मल आई का फार पॉइंट क्या होता है, भूल गए भाई? एक नॉर्मल आई जो रहता है उसका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है और फार पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी, ठीक है। तो ऐसे लोग जिसको मायोपिया के जो शिकार होते हैं उनका फार पॉइंट इन्फिनिटी से कम होता है। साइंस थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, ठीक है। मतलब जिसको मायोपिया हुआ उसका फार पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी से कम है, इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी से ऑफ फ्यू मीटर्स। ऐसे लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मतलब 1-2 मीटर 10 मीटर देख लेते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं देखते हैं। मायोपिया जो होते हैं, इन अ मायोपिक आई द इमेज ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज फाउंड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। जिसको मायोपिक बीमारी है उसकी इमेज जो फॉर्मेशन होती है वो रेटिना के पहले जाती है। यहाँ पर इमेज फॉर्म रही है, होना यहाँ पे कर दे, होना यहाँ पे था रेटिना पर, लेकिन उसका यहाँ पर है। तो यहाँ की इमेज कहाँ बन जा रही है, रेटिना के पहले ही बन जा रही है। और जब इमेज रेटिना पर बनेगी तो क्या है नहीं, उसमें कहीं इमेज बन रही, एंड नॉट एट द रेटिना इटसेल्फ। दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। और ये मायोपिक, देखो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखा है कि मायोपिक जो बीमारी है हमारी आई विजन की वो क्यों होती है, तो होती है 2 वजह से। पहला है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। आई लेंस का जो कर्वेचर है, आई लेंस का जो कर्वेचर है वो बढ़ गया है। इलॉन्गेशन ऑफ द आई बॉल, या जो आई बॉल है उसका साइज बढ़ गया है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर।
तो मायोपिक जो आई डिफेक्शन है इसको दूर करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। कॉनकेव लेंस, अ कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर विल ब्रिंग द इमेज बैक ऑन टू द रेटिना एंड थस द डिफेक्ट इज करेक्टेड। और कॉनकेव लेंस क्या हेल्प करेगा कि जो हमारा फोकस इन्फिनिटी, जो फोकस हमारा रेटिना से पहले ही बन जा रहा है, वो वापस से फोकस लेके जाके रेटिना पर रख देगा। तो इससे हमें चीज़ें क्या होगी, दिखाई देने लगेंगी। मायोपिया में हम लोग क्या पढ़े, यदि देखा जाए मोटे मोटे तौर पर, तो मायोपिया का एक और नाम है नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस एक ऐसी बीमारी है जब हमको पास की चीज़ें दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। होता क्या है साइंस की भाषा में कि जो हमारा फार पॉइंट है, फार पॉइंट इन्फिनिटी था, अब वो इन्फिनिटी से पहले आ गया है। तो इसमें क्या होता है, पर्सन अपने पास के कुछ मीटर्स तो देख पाता है लेकिन दूर के नहीं देख पाता है। ठीक है, तो इसको सही करने के लिए, और ये डिफेक्शन होता क्यों है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्सेसिव हो गया है, बढ़ गया है, या फिर हमारी आई बॉल का इलोंगेशन हो गया, उसका साइज बढ़ गया है। इसको सही करने के लिए डॉक्टर्स हमें देते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या काम करेगा कि हमारे फोकस को वापस से कहाँ पे लेके आएगा, रेटिना पर। रेटिना पर फोकस लाना जरूरी है। रेटिना के पहले फोकस बन रहा है तो भाई साहब बात बनेगी ही नहीं। चल भाई साहब, हाइपरमेट्रोपिया, जिसका एक और नाम है प्यारा सा फार साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो नोन एज फार साइटेडनेस। मायोपिया का जस्ट अपोजिट है। A person with hypermetropia can see distant objects clearly but cannot see nearby objects distinctly. फार साइटेडनेस में रहता है कि दूर की चीज़ें हमको दिख जाती हैं, दूर की चीज़ें हमें दिख जाती हैं लेकिन पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। ये होता है हाइपरमेट्रोपिया। द नियर पॉइंट फॉर द पर्सन इज फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। इसमें क्या होता है, जो हमारा नियर पॉइंट था ना 25 सेंटीमीटर, तो ऐसे पर्सन जिसको हाइपरमेट्रोपिया हो गया है 25 सेंटीमीटर से और आगे वो बढ़ जाता है। मतलब नियर पॉइंट जो उनका होता है वो मोर देन 25 सेंटीमीटर हो जाता है, 30, 40, 50 हो जाता होगा, तब उन्हें हाइपरमेट्रोपिया के वो शिकार हो गए हैं। किसके शिकार हुए हैं, हाइपरमेट्रोपिया। Such a person has to keep a reading material much beyond 25 सेंटीमीटर from the eye for comfortable reading। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर ले जाते। तुम कई लोगों को देखोगे जब वो पेपर पढ़ते हैं तो काफ़ी दूर रखते हैं, बुक पढ़ते हैं तो काफ़ी दूर रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो हाइपरमेट्रोपिया के शिकार हैं, उनको दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं, पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, ऐसे कई लोगों को देखोगे। तो अब देखना तो जान लेना कि वो किसके शिकार हैं, हाइपरमेट्रोपिया के शिकार हैं। उनको दूर की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, पास की चीज़ें ब्लर दिखाई दे रही हैं। दिस इज बिकॉज द लाइट रेज फ्रॉम अ क्लोज बाई ऑब्जेक्ट्स आर फोकस्ड एट अ पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। इसमें क्या हो रहा है, इनकी जो ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है फोकस होकर के, वो बिहाइंड द रेटिना बन रही है, रेटिना के भी पीछे बन रही है। मतलब पहले वाले केस में था कि रेटिना के पहले बन जा रही है, इस वाले केस में हो रहा है रेटिना के बाद में बन रही है। समझ में आ रहा है, जस्ट अपोजिट है। दिस डिफेक्ट अराइजेज आइदर बिकॉज, ये डिफेक्ट जो है हाइपरमेट्रोपिया ये क्यों हो रहा है, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग। फोकल लेंथ क्या हो गया है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है। मतलब हमारा आई लेंस क्या हो गया है, थिन हो गई है, आई लेंस पतला हो गया है। द आई बॉल हैज़ बिकम टू स्मॉल। आई बॉल क्या हो गया है, स्मॉल हो गया है। भाई साहब, मायोपिया अगर तुम याद कर लिए, मायोपिया तुम समझ लिए, तो हाइपरमेट्रोपिया जस्ट उसका अपोजिट है। उसमें आई बॉल इलोंगेटेड हो रही है, बढ़ रही है, फोकल लेंथ घट रहा है। इसमें क्या हो रहा है, हमारा आई बॉल कम हो रहा है, फोकल लेंथ बढ़ रही है। इस वजह से ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो रेटिना से दूर बन रही है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाई यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अप्रोप्रिएट पावर। उसमें कॉनकेव यूज कर रहे हैं, इसमें कॉन्वेक्स यूज कर लेंगे। दिस इज इलिस्ट्रेटेड इन फिगर 10.3c। यहाँ पर देखो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस इन्होंने लिया है और इसकी विजन को सही कर रहे हैं। ठीक है भाई। आई ग्लासेज विद कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस। और कन्वर्जिंग मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर होता है।
प्रोवाइड द एडिशनल फोकसिंग पावर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग द इमेज ऑन द रेटिना। तो इस तरीके से कन्वर्जिंग लेंस का यूज करके हमने कहाँ फोकस कर लिया, रेटिना पर फोकस कर लिया। इस तरीके से ये बीमारी हो जाती है दूर, बहुत ही दूर। अब आज का लास्ट टॉपिक, आज का लास्ट सब टॉपिक वो है प्रेसबायोपिया। भाई साहब ये कौन सी बीमारी होती है, ये कौन सी बीमारी होती है देखते हैं। द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेज विद एजिंग। पावर ऑफ एकोमोडेशन मतलब क्या हुआ, हमारे आई लेंस की जो एक पावर होती है, एक एबिलिटी होती है फोकल लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करने की, उसी को पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। बार बार बोलोगे तभी याद होगा। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या, तो एबिलिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस या एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो कह रहे हैं जैसे जैसे हम लोग बुढ़े होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, वैसे हमारी जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो कम होती जा रही है। फॉर मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रेसीड्स अवे। कह रहे हैं ज़्यादातर लोगों के लिए जो नियर पॉइंट है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, दूर हो रहा है, 25 सेंटीमीटर से और दूर होते चला जा रहा है। दे फाइंड इट डिफिकल्टी टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स कंफर्टेबली। और वो क्या कर रहे हैं, जो पास की चीज़ें हैं उनको देख नहीं पा रहे हैं। मोस्ट पीपल की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि ऑल पीपल, मोस्ट। एंड डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिव आई ग्लासेस। और बिना वो आई ग्लासेस, बिना वो कॉन्वेक्स लेंस के, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं ना जब पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती, दूर की चीज़ दिखाई दे रही हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। इस डिफेक्ट को क्या कहते हैं, प्रेस बायोपिया। क्या बात किया, कुछ बात नई नहीं किया है। हाइपर मेट्रोपिया का हम लगता है बड़ा भाई है ये, कि हमारा जो हमारा वो नियरेस्ट पॉइंट है, नियरेस्ट पॉइंट है 25 सेंटीमीटर, वो क्या होता है, दूर 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 होता जाता है। तो ये जो दूर 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 हो रहा है इसी को प्रेस बायोपिया कहते हैं। जो डिफेक्ट हो रहा है इसी को प्रेस बायोपिया कह रहे हैं। इट अराइजेज ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। ये होता क्यों है, तो हमारी जो सिलियरी मसल है वो धीरे धीरे क्या होती है, वीक होती रहती है। भाई सिलियरी मसल ही तो हमारे आई के फोकल लेंथ को डिक्रीज और इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो वो होता है, और प्लस फ्लेक्सिबिलिटी जो हमारी आई लेंस की है वो भी धीरे धीरे कम होती जाती है। समटाइम्स अ पर्सन मे सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। Such people often require bifocal lenses. A common type of bifocal lenses consist of both concave and convex lens. कह रहे हैं कुछ ऐसे भी बिरले आदमी होते हैं जिनको दोनों ही दिक्कत रहती है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों ही, ना पास चीज़ दिखती है ना दूर की चीज़ दिखती है। तो उनके लिए बाईफोकल लेंसेज बनाए जाते हैं, ऐसे लेंसेज जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों ही होता है। द अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ कॉनकेव लेंस, it facilitates distant vision. The lower part is a convex lens, it facilitates near vision. तो जो उनको गॉगल्स दिया जाता है, चश्मे दिए जाते हैं, उसमें अपर पोर्शन में कॉनकेव लेंस लगा देते हैं, अपर पोर्शन में कॉनकेव लेंस लगा देते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, जिससे वो डिस्टेंट विजन, दूर की चीज़ें देख पाते हैं। और नीचे कॉन्वेक्स लेंस लगा रहता है उसी गॉगल में, उसी चश्मे में ऊपर की तरफ कॉनकेव लेंस लगा देंगे और नीचे की तरफ कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे। कॉन्वेक्स लेंस से क्या होगा, वो पास की चीज़ों को देख पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे दोनों के शिकार रहते हैं मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया के, वो ऐसे काम चलाते हैं। दीज डेज इट इज़ पॉसिबल टू करेक्ट द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स विद कॉन्टैक्ट लेंसेज और थ्रू सर्जिकल इन्वेंशन। अब आजकल लोग कॉन्टैक्ट लेंस यूज कर रहे हैं, मतलब ऐसे लेंस जो हमारी आईज में ही जा करके लग जाते हैं, बाहर से चश्मा नहीं लगाते हैं, वो जा करके लेंस लगवा लेते हैं अपने आई पर ऊपर से, ठीक है। तो लोग जान नहीं पाते हैं कि इसकी आँख ख़राब है, ठीक है। और सर्जिकल इन्वेंशन भी होता है, आँख के अंदर सर्जरी वर्जरी करके भी सही कर देते हैं। तो आजकल ज़माना बढ़ रहा है भाई, डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, और बाहर वाले वर्ल्ड वाले भी डेवलप कर रहे हैं, तो अब नई नई चीज़ें आ रही हैं हमारे सामने। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक हो जाता है ख़त्म। ये कुछ इंटरेस्ट क्वेश्चन है, इनको सॉल्व कर लेना भाई साहब। अब बात करें तुम्हारे काम की, तो काम तुम्हारा कुछ ऐसा रहेगा कि जितना पढ़ा दिया है 40 मिनट्स में लगभग है, तो जितना पढ़ा दिया गया है इसकी एक प्रॉपर अच्छी से रीडिंग कर लेना।
जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तुमको नज़र आए वो अपनी कॉपी में लिख लेना, प्लस इन टेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। साथ में जो तुम्हारे और भी काम हैं दिए गए हैं, ठीक है, वो भी करने हैं। अब युद्ध स्तर की पढ़ाई करनी है भाई साहब, क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा दिन रह नहीं गया है, बहुत मज़े कर लिए गए हैं, दिवाली छुट्टी भी लंबी मनाए हो, नानी दादी के यहाँ भी घूम लिए हो, तो अब पूरी तरीके से पढ़ाई करने पर आ जाओ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।